हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the court's obligation if a voidable instrument has been registered under the Indian Registration Act 1908? तो सेक्शन 31 में हमने देखा था कि कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने देखा था। तो जब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो क्लॉज सेक्शन 31 क्लॉज 1 में ये दिया गया था कि जब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल है और अगर इस तरीके की आशंका है कि अगर वो ऐसे ही लेफ्ट आउटस्टैंडिंग छोड़ा गया, उसको ऐसे ही छोड़ा दिया गया, अगर ऐसा ही विद्यमान रहा तो आगे जाके कोई सीरियस इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे पार्टीज क्या कर सकती है कि कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट अपने डिस्क्रिएशन पर चाहे तो उसको कैंसिल करने के लिए आदेश दे सकता है। अब अगर कैंसिल करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने तो फिर क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट अगर वॉइडेबल है और वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर्ड है और वो डॉक्यूमेंट बाद में है कि वो वॉइडेबल है और उसको कैंसलेशन की डिक्री पारित हो गई है, तो यहाँ पे वो कोर्ट क्या करेगा, जो रजिस्टर्ड ऑफिसर है उसको जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वहां पर उस कैंसलेशन की डिक्री जो हुई है, कॉपी ऑफ द कैंसलेशन डिक्री, वो सेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 32 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डज फॉर। तो स्पेसिफिक मतलब जो सेक्शन 32 बोलता है पार्शियली आप इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करा सकते हो और पार्शियली को वैलिड रहने दे सकते हो। मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एक से ज़्यादा राइट्स है या एक से ज़्यादा ऑब्लिगेशन है तो कुछ राइट्स के लिए मतलब उसको अगर वो वॉइड या वॉइडेबल है तो उसको फिर हम मतलब उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए पार्शियली हम उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसल करा सकते हैं। ठीक है, फिर अंडर सेक्शन 33 व्हाट में द कोर्ट रिक्वायर्स व्हेन एडजस्टिंग कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एडजस्टिंग कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब अगर कोर्ट ने सेक्शन 33 के तहत बोला है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, जो मतलब बेनिफिट जो पार्टी ने बेनिफिट रिसीव किया है उसको बोल सकता है कि बेनिफिट को रिस्टोर कर दे या फिर कंपनसेशन दे दे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, रिक्वायर द पार्टी टू रिस्टोर बेनिफिट रिसीव्ड, जो बेनिफिट रिसीव किया है उसको वापस करने के लिए बोला जा सकता है। सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 में बोला गया। अब इफ अ डिफेंडेंट सक्सेसफुली रेसिस्ट एनफोर्समेंट ऑफ voidable इंस्ट्रूमेंट व्हाट कैन द कोर्ट डू अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। तो यहाँ पे क्लॉज ए के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई डिफेंडेंट क्या करता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स कराने से रेसिस्ट कर रहा है और वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, वॉइडेबल है, तो यहाँ पर जब डिफेंडेंट रेसिस्ट कर रहा है तो कोर्ट उसको बोल सकता है कि उसने जो भी बेनिफिट इस वॉइडेबल एग्रीमेंट के तहत पाया है उसको वो वापस दे दे, है ना, या फिर कंपनसेशन दे दे। तो यहाँ पे है कि रिक्वायर द डिफेंडेंट टू रिस्टोर बेनिफिट रिसीव्ड, तो जो भी बेनिफिट है उसको वापस कर दे, या फिर यहाँ पे कंपनसेशन का भी बोला गया है कि कंपनसेशन दे दिया है। अब अगर क्लॉज सेक्शन 33 सब सेक्शन 2B की बात होती है तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और अगर वहाँ पे अगर डिफेंडेंट भी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर बेनिफिट तो उसको अगर वापस रिक्वायर्ड करने के लिए बोला गया है तो कब होगा, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर जो सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर इनकम्पिटेंट पर्सन द्वारा अगर एग्रीमेंट किया गया और उसके विरुद्ध अगर उसको हम इन्फोर्स करा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर डिफेंडेंट अगर इनकम्पिटेंट पर्सन या माइनर है और वो इस बात से रेसिस्ट करता है ना, इस बात को लेके, तो यहाँ पे इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने से कैंसिल कराने, अगर कैंसिल कराने का ऑर्डर होता है तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे उसको बोलेगा कि बेनिफिट को वापस कर दे। यहाँ कंपनसेशन की बात नहीं की, यहाँ पे बोला कि जो भी उसको बेनिफिट मिला है वो उसको वापस कर दिया जाए, है ना। और जो सेक्शन 33 सबसेक्शन 2A में दिया है, या तो क्या करे, जो भी पैसा मतलब जो भी उसको बेनिफिट मिला था वो रिस्टोर कर दे या फिर वो कंपनसेशन दे दे उसके लिए, ठीक है। अब है if a contract is void because the defendant was not competent to contract as per section 11 of Indian Contract Act, section 33 subsection 2B allows the court to require them to return any received benefit, है ना, तो incompetent minor और incompetent person के रूप में। What must a plaintiff prove to seek cancellation of voidable instrument under section 31?
तो अब अगर उसको सेक्शन 31 के थ्रू मतलब वॉइडेबल उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराना है तो उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइडेबल है और अगर उसको ऐसे ही रहने दिया गया तो सीरियसली इंजरी होगी। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 39? तो सेक्शन 39 में रिसेशन के लिए बात की गई है, एडिशनल मतलब प्लेंटिव जो है वो या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर ले या फिर अल्टरनेटली रिसेशन करा ले, इसका ऑप्शन सेक्शन 29 में और सेक्शन 31 में है कैंसलेशन। तो दोनों का डिफरेंस जो है, सेक्शन 29 डील्स विद रिसेशन इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट while section 31 deals with general cancellation of instrument. Next है, which section of the specific relief act allows the plaintiff to seek rescission of the contract in alternative prayer for specific? तो अल्टरनेटिव प्रेयर की बात की गई। अभी मैंने बताया था कि सेक्शन 29 में अल्टरनेटिव प्रेयर या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाए या फिर उसको रिसेशन करा दिया जाए उसका। तो यहाँ सेक्शन 29 में इसके बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन कैन अ पर्सन सीक अ डिक्लेरेशन ऑफ देयर लीगल कैरेक्टर और प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो किस सेक्शन में बोला है? सेक्शन 34 में बोला गया। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स, किसी प्रॉपर्टी पे उसका स्टेटस या लीगल राइट को डिनाई करता है, तो वो जिसका डिनाई किया जा रहा है, जो एग्रीड पर्सन है, वो क्या करेगा, सूट फाइल करके कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी, मतलब अपने लीगल राइट्स के लिए डिक्लेरेशन ले सकता है, अपने लीगल स्टेटस के लिए डिक्लेरेशन ले सकता है। तो ये सेक्शन 34 में इस बात में बोला है। और इसमें ये भी है कि अगर डिक्लेरेशन डिक्री के अलावा अगर उसके पास और भी रिलीफ है जो एडिशनली वो जो मांग सकता है, तो वो उसी में मतलब क्लेम, एडिशनली रिलीफ भी क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 34 इस बारे में बोलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 34? तो अगर डिक्लेरेशन 34 में मिल जाता है तो ये सेक्शन 35 में ये हो जाएगा कि ये इफेक्ट इसका जो ये बाइंडिंग होगा पार्टी जो सूट के पार्टीज है उन पर, उनके रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर जो है उन पर लागू होगा। और अगर किसी ने इंटरेस्टेड पर्सन टू डिनाई इसमें जो मतलब जो ट्रस्टी के रूप में अगर किसी ने कोई इसमें ले रखा है तो वो उस पर भी लागू हो जाएगा। ठीक है। अंडर विच सेक्शन इज प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड? जो प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब सेक्शन जो है कि कोई काम को मतलब राहत लेने के लिए, किसी काम को रोकने के लिए रिलीफ चाहिए, किसी काम को कराने के लिए, मतलब उसका ब्रीच हो रहा है उसके राइट्स का, है ना, या किसी काम को रोकना है तो वहां पर रिलीफ चाहिए, तो वहाँ प्रिवेंटिव रिलीफ मतलब किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए कोई जो रिलीफ मिले जाती है, प्रिवेंटिव रिलीफ है, निवारक राहत है जो सेक्शन 36 में इसके बारे में बोला गया है। और प्रिवेंटिव रिलीफ दो तरीके से दी जा सकती है, टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन के रूप में दी जा सकती है। परपेचुअल टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो मिलेगा हमको सीपीसी के तहत मिलेगा, जो हमारी प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान अगर हमको कोई रिलीफ, कोई किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए बोलना है या कोई टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तब दिया जाता है। ये टेम्परेरी नेचर का होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है और या फिर अगले ऑर्डर तक के, कोर्ट के अगले ऑर्डर तक के लिए बना रहता है। और परपेचुअल जो होता है जो एसआरए के तहत गवर्न होता है। और जो परपेचुअल है मतलब किसी ब्रीच को या कोई ऑब्लिगेशन के ब्रीच को रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 37 आर रेगुलेटेड बाय विच लॉ? तो सीपीसी के तहत ये लागू होता है, अंडर सेक्शन 37 में बोला गया। व्हेन कैन अ परपेचुअल इंजंक्शन बी ग्रांटेड? परपेचुअल मतलब जो टेम्परेरी नेचर का नहीं है ना, तो वो कब दिया जाता है? जब कोई व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ऑब्लिगेशन का ब्रीच किया जा रहा है तब दिया जा रहा है। ठीक है। फिर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन अ पर्सन सीक अ डिक्लेरेशन ऑफ देयर लीगल राइट्स? तो सेक्शन 34 में ये दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर ग्रांटिंग अ परपेचुअल इंजंक्शन अंडर सेक्शन 38? मतलब वैलिड